नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे कहानी दूसरा ताजमहल, जिसे लिखा है नासिरा शर्मा जी ने। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हवाई जहाज में बैठी नैना किसी परिंदे की तरह सहमी और निराश थी, जिसको उड़ान भरते हुए बीच में ही बहेलिये ने झपट लिया था। नियति का यह खेल उसकी समझ में नहीं आया। दिल्ली पहुंचकर वह हवाई जहाज की सीट पर बेहिस सी बैठी रही। भीड़ छंटने पर एयर होस्टेस ने उसकी हालत देखी और पास आकर बोली, मैम, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ कुछ? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। बड़ी देर तक वह कुर्सी पर बैठी खाली नजरों से मुसाफिरों को बाहर निकलते देखती रही। उसके दिमाग से सब कुछ बुझ सा गया था। कौन सा घर, कौन सा शहर और कौन सा पता जहां उसको जाना था। एयर होस्टेस ने उसकी अटैची निकाली। वह उठी, सीढ़ियां उतरी और इमारत में दाखिल हुई। प्रीपेड टैक्सी काउंटर पर वह बड़ी देर तक चुप रही। फिर बड़ी मुश्किल से उसने सड़क का नाम बताया। टैक्सी पर बैठी तो लगा सर के अंदर झंझनाहट सी है। घर का नंबर याद ही नहीं आ रहा था। टैक्सी बड़ी देर तक उसे सड़क पर दाएं बाएं घुमाती रही। फिर ड्राइवर ने झुंझला कर कहा, मेम साहब, मुझे घर भी लौटना है। नैना की चेतना लौटी। बहुत देर तक ढूंढने के बाद उसने पर्स से अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और बड़ी कठिनता से पता पढ़ा। घर पहुंचकर उसको अजीब घुटन का एहसास हो रहा था। शरीर में दर्द उठ रहा था। उसकी हालत देखकर नौकर परेशान थे। वह अपना सर दोनों हाथों से पकड़े बेडरूम में जाकर बिस्तर पर लुढ़क गई। सारी रात नैना के दिमाग में फोन की घंटी घनघनाती रही। उसी के साथ रोजी के शब्द तपकन बनकर उसके दिल को मसलते रहे। मुझे कभी कभी लगता है सर अपने सारे दुखों को नशे की हालत में तरतीब दे देते हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट तक जो उनकी अभिलाषा रही है, मगर पूरे नहीं हो पाए। अनजाने में ही सही, मुझे उनका यह अंदाज बड़ा निर्मम लगा। आपको देखकर समझ सकती हूँ कि आपका विश्वास कहाँ पर टूटा है। प्लीज मैम, हो सके तो सर को भूल जाइए। एयरपोर्ट पर विदा देते हुए रोजी ने बहुत धीमे स्वर में कहा था। नैना को अच्छी तरह याद है, वह जून का तपता महीना था जब उसकी पहली मुलाकात रवि भूषण से हुई थी। शादी की उस पार्टी में ढेरों मर्द और औरतों का जमघट था। कुछ चेहरे जाने पहचाने थे और कुछ अजनबी। उन्हीं में से एक चेहरा रवि भूषण का था। कुमकुमों की रंगीन झालरों से सजे पेड़ के पास खड़ा वह बेतहाशा सिगरेट फूंक रहा था। धुएं से डूबा उसका चेहरा उसे और भी रहस्यमयी बना रहा था। जब किसी के परिचय कराने पर उसने होठों में सिगरेट दबाकर परंपरागत अंदाज से दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते की, तो नैना को हल्का सा झटका महसूस हुआ। वह तो हेलो या हाय की आशा कर रही थी, मगर उसने गौर से रविभूषण को देखा। चेहरे पर खोयापन, माहौल से लापरवाह उसकी बड़ी बड़ी आंखें अपने ही सिगरेट के धुएं से अधमुंधी हो रही थी। उसने संवाद शुरू करना चाहा, मगर जाने क्यों रुक गई। वह भी खामोश खड़ा संपूर्ण वातावरण का जायजा लेता रहा। नैना को वह आदमी कुछ अलग सा लगा, बल्कि यूं कहा जाए कि उस आदमी के व्यक्तित्व से कोई और शख्स अंदर बाहर होता नजर आ रहा था। भीड़ के बावजूद नैना की नजरें कई बार रविभूषण पर पड़ी। रविभूषण से नैना की यह मुलाकात बड़ी सरसरी सी थी, सो धुंधला गई। मगर चंद माह बाद जब लंच पर उससे दूसरी मुलाकात हुई, तो वह गुमनाम चेहरा गर्द झाड़कर साफ नजर आया। सिगरेट, धुआं, खोयापन और लापरवाह अंदाज। चूंकि यह बिजनेस लंच था, सो बाकायदा परिचय हुआ और कार्ड्स का आदान प्रदान भी। नैना ने तब जाना कि एक साथ दो व्यक्तित्व की झलकियां दिखाने वाला यह व्यक्ति बंबई शहर का ही नहीं, बल्कि देश का भी जाना माना वास्तुविद रवि भूषण है। तो उसने रवि से अपनी पहली मुलाकात का कोई जिक्र नहीं किया। रवि को वैसे भी कुछ याद नहीं था, वरना वह कह सकता था कि हम पहले मिल चुके हैं। इंटीरियर डेकोरेशन को लेकर यह मीटिंग
बॉम्बे के मशहूर उद्योगपति द्वारा बुलाई गई थी। उसके पोते का ऑफिस जिसको रवि ने डिजाइन किया था, वह ईंट गारे की मदद से बनकर अब साकार रूप ले चुका था। उसकी सजावट को लेकर सलाह मशवरा चल रहा था। लंच के बाद कॉफी पीते हुए नैना को रवि भूषण बहुत हंसमुख और मिलनसार आदमी लगा। खासकर काम को लेकर उसका नजरिया और राय जानकर महसूस हुआ कि इतनी शोहरत पाने के बावजूद आदमी काफी सुलझे स्वभाव का है। दम्भ या ओछापन उसमें बिल्कुल नहीं है। नैना को दूसरे दिन दिल्ली लौटना था और वह लौट आई। सप्ताह भर बाद उसको रवि भूषण का फोन आया, बस यूं ही हाल चाल पूछने की नीयत से। और नैना को उसका बात करना बुरा नहीं लगा। 5 मिनट की यह बात अगले सप्ताह 10 मिनट में बदली तो नैना को कुछ अटपटा सा लगा। बात में वही दोहराव था। औपचारिकता के अतिरिक्त कोई और स्वर की गूंज नहीं थी, क्योंकि वह एक इंटीरियर डेकोरेटर जरूर थी, मगर रवि भूषण जैसे आर्किटेक्ट से वह क्या बात कर सकती थी। जब तीसरा चौथा फोन आया तो नैना सोच में पड़ गई कि आखिर बिना किसी योजना पर बात किए यह बार बार क्यों फोन कर रहा है। फिर मन में एक ख्याल गुजरा, शायद उसको कोई बड़ा प्रोजेक्ट दिल्ली में मिला हो और उस सिलसिले में वह संवाद की भूमिका बना रहा हो। आखिर बॉम्बे शहर का मामला है, दो शहर के बीच दूरियां काफी हैं, मगर एक प्रोफेशनल को तो साफ साफ बात करना ज्यादा पसंद आता है। फिर फिर का जवाब नैना के पास नहीं था। वह फोन करने के लिए मना भी नहीं कर सकती थी। आखिर वह देश का एक सम्मानित वास्तुविद था और बेहद शालीन स्वर में बातचीत करता था। स्वयं नैना सारा दिन अपने ऑफिस में नए नए लोगों से प्रोजेक्ट्स को लेकर मिलती थी। आखिर उनका काम ही ऐसा था। मगर बिना काम के फोन का मौसम तो कब का बीत चुका है। वह स्कूल के दिन जब दोस्तों से बातें ही खत्म नहीं होती थी, उन दिनों के मुकाबले में आज कंप्यूटर का दौर है, जहां संवेदनाओं के लिए समय ही नहीं बचा। वह अगस्त का उमस भरा महीना था जब रवि भूषण किसी मीटिंग के सिलसिले में उनके शहर आया था। पता नहीं क्यों नैना ने महसूस किया कि रवि भूषण काम का बहाना बनाकर केवल उससे मिलने आया है। दिमाग के इस शक को यह कहकर उसने झटक दिया कि यह बेवकूफी का ख्याल उसको टेलीफोन पर होती बातों के कारण आया है, वरना एक व्यस्त आदमी बिना कारण यात्राएं नहीं करता। मगर वह आंखें उनकी भाषा या अलग सी इबारत की तरफ इशारा नहीं कर रही थी। शाम की चाय पीकर जब रवि भूषण उसके बंगले से निकला तो वह पोर्टिको में आ जाके खड़ी हो गई। जाते जाते रवि भूषण ने उसकी ओर मुड़कर देखा और उसने हाथ उठाकर बाय कहा। फिर चौंक कर उसने अपने उठे हाथ के नर्म इशारे को ताका और नजर उठाकर जो रवि भूषण की तरफ देखा तो धक सी रह गई। उन आंखों में सम्मोहन था, गहरा आकर्षण। उसने हाथ नीचे किया और स्वयं से ही पूछा, कहीं यह तेरा भ्रम तो नहीं है नैना। एक रंग जो मौसम बदलने से पहले हवा में फैलने लगता है, कुछ वैसी ही कैफियत से नैना दो चार हुई। एक खुशी जैसे उसको कुछ मिल गया हो, मगर क्या। इसी उधेड़ बुन में वह तैरती उतरती प्लाजा की तरफ चल पड़ी, जिसकी सारी सजावट उसी को करनी थी। रास्ते के सारे पेड़ उसको चमकीली पत्तियों से सजे लगे और शाम ज्यादा गुलाबी, जिसमें धुंध लगा सुरमई रंग की धारियां जहां तहां भर रहा था। घर लौटते हुए उसको सड़क की बत्तियां चिराग की तरह जलती लगी, जैसे छतों पर दिवाली की सजावट घरों को दूर तक रोशनी की लकीरों में बांट देती थी। वह हवा में तैरती हुई जब घर पहुंची तो नौकर ने बताया कि साहब को कोई इमरजेंसी ऑपरेशन करना है, जिसके कारण वे देर से लौटेंगे। सूचना सुनकर वह हमेशा की तरह आक्रोश से नहीं भरी, बल्कि उसने लापरवाही से कंधे झटके और गुनगुनाती हुई कमरे में दाखिल हुई। नहाने के बाद जब वह गाउन में लिपटी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी तो अपना ही चेहरा इस तरह देखने लगी जैसे पहली बार देख रही हो। आंखों के नीचे हल्का कालापन, भवों के पास कई लकीरें, माथे पर सफेद बालों का झांकना, आंखों में एक जिज्ञासा कि मैं कैसी लगती हूँ। उसको अपनी त्वचा मुलायम और चमकीली लगी। होठों पर जाने कहां से आई मुस्कान उसको अजनबी लग रही थी। थकान के बावजूद उसमें फुर्ती का एहसास था। खाना खाने के बाद जब वह पलंग पर लेटी तो
उसे महसूस हुआ कि आज बरसों बाद उसके बदन को मुलायम बिस्तर मिला है। उसने आराम की सांस ली और आंखें बंद की तो सामने रवि भूषण का चेहरा तैर गया। बॉम्बे पहुंचते ही रवि ने नैना को फोन किया था कि वह भली प्रकार पहुंच गया है। रात को जब दोबारा उसने फोन किया तो नैना को पहली बार लगा कि उसकी आवाज सुनकर उसके दिल में कुछ उथल पुथल सी हुई है। फिर फोन का यह सिलसिला 5 मिनट से आधा घंटा हो गया और हफ्ते की जगह रोज बातें होने लगी, जिसमें प्रोफेशनल बातें कम और आपसी बातें ज्यादा होती। खाना खाया या नहीं, दिन कैसा गुजरा, मौसम कैसा है। नैना को फोन का इंतजार 8 बजे से शुरू हो जाता, जबकि ठीक 10 बजे फोन की घंटी बज उठती थी। इस बीच वह सारे काम निपटा लेती ताकि आराम से बातें कर सके। उसको अकेले घर में एक साथी मिल गया था जिससे वह सुख दुख की बातें कर सकती थी। पिछले 5-6 वर्षों से नैना का अकेलापन बढ़ता जा रहा था। दोनों बेटे पढ़ाई के सिलसिले में अमेरिका चले गए थे। नरेंद्र जब से डायरेक्टर बना है तब से इतना व्यस्त होता जा रहा है कि अब तो नैना को गुस्सा आने लगा था कि ऐसा भी क्या पागलपन, जो दिन रात हॉस्पिटल में रहना। आखिर घर की भी कोई जिम्मेदारी होती है। सारे दिन की उड़ान के बाद परिंदे भी तो अपने घर घोंसले को ही रोकते हैं। पिछले 3 दिन से डॉक्टर नरेंद्र घर नहीं लौटे थे। कोई बेहद पेचीदा केस आ गया है। नैना को स्थिति की गंभीरता का ज्ञान था, मगर हर दिन आपातकाल का वातावरण बना रहे तो इंसान जिए कैसे इस अकेले घर में। कब तक टीवी देखे, मित्रों को फोन करे या फिर पार्टियों में शामिल हो। हर तरफ से उसको ऊब लगने लगी थी। थोड़ी बहुत खुशी उसको वहां मिलती जहां उसका ऑफिस था, जहां काम में उसका दिल बहल जाता था, या फिर बच्चों के ईमेल संदेशों और फोन पर उनकी आवाजें सुनकर वह खुश हो जाती थी। नरेंद्र इतना थके लौटते कि खाना खाकर सो जाते और नैना जब फोन पर बातें करके लेटती तो उसके दिमाग में यह प्रश्न फूलों से भरी क्यारी की तरह खिल उठता कि रवि भूषण उसका क्या लगता है, दोस्त या भाई। नैना अपनी सालगिरह के दिन बच्चों के बिना उदास थी। नरेंद्र भी विदेश गए हुए थे। उस रात फोन पर रवि ने जब उसकी उदासी का कारण जानकर यह कह दिया कि वह नैना को खुश देखना चाहता है और इसके लिए वह अपने जीवन के बचे वर्ष उसको भेंट स्वरूप देता है, तो नैना भी भावुक होकर बोल उठी कि क्या वह रवि को भाई कह सकती है। इस पर रवि ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, भाई नहीं, हमारा रिश्ता तो सखा का है। और यह सुनकर नैना विश्वास से भर उठी। सारी दुनिया उसे सुगंध से भरी महसूस हुई। आखिर हर रिश्ते से बड़ा रिश्ता दोस्ती का होता है, जिसमें ना कोई लालच, ना बंधन, ना जोर जबरदस्ती। जितनी लंबी पेंग लेना चाहो ले सकते हो। इस रात ने दोनों के वार्तालाप का अंदाज ही बदल डाला। बातों का सिलसिला सुबह 3 बजे तक चलता रहा और अनजाने ही में नई दिशा की तरफ मुड़ गया। नैना का छोटा भाई जो 2 वर्ष पहले ही कार दुर्घटना में जीवित नहीं रहा था, नैना उसके बहुत करीब थी। दोनों में बचपन से ही दोस्ती सी थी। जब वह बनारस से दिल्ली नौकरी के सिलसिले में आया तो नैना की खुशी का तो ठिकाना ही ना रहा। कुछ दिन भाई बहन के साथ नरेंद्र भी घूमने गए, फिर बोर होकर वो अपने हॉस्पिटल में गुम हो गए। नैना को उनकी कमी खलती ना थी। उसका बचपन उसे दोबारा मिल गया था। भाई की शादी की सारी खरीदारी उसने दिल्ली से ही की थी, मगर होने को कौन टाल सकता था। शादी के सप्ताह भर पहले तालकटोरा के पास कार की टक्कर होने से उसकी मौत हो गई। डॉक्टर नरेंद्र भी कुछ ना कर पाए। आखिर वो ईश्वर तो नहीं थे ना, जो मुर्दा बदन में भी जान फूंक देते। नैना गहरी उदासी में डूब गई थी। उसी दुर्घटना के बाद बेटों का अमेरिका जाना तय हो गया। नैना को लगा कि वह इस दुनिया में तन्हा रह गई है। किसी को उससे बात करने, उसके साथ समय गुजारने की फुर्सत ही नहीं है। नरेंद्र से उसकी शादी पसंद की थी। दोनों ने शादी से पहले एक दूसरे को देखा परखा था, मगर जिंदगी तो हमेशा से समय से आगे निकल जाने वाली चीज है, ना कि ठहरी हुई जन्मपत्री जिसके सारे शब्द अनेक संकेतों से भरे होते हैं। अपने काम को परखते
उसकी दौड़ में शामिल नरेंद्र भी पहले वाले इंसान ना रह गए थे। उनके जीवन मूल्य जड़ न रहकर तरलता में अपना समाधान ढूंढने लगे थे। बहुत सी बातें नैना को परेशान करती थी। नैना भी नरेंद्र से उखड़कर अपने ऑफिस से अधिक जुड़ने लगी, मगर यह एहसास समय के साथ बढ़ने लगा कि उसका पुराना घर कहीं खो गया है। नैना के दिल में छुपा नरेंद्र के खिलाफ भरा गुबार कभी कभी फोन पर निकल जाता। आखिर रवि ने एक दिन कह ही दिया, क्यों सहती हो यह सब, चली आओ सब कुछ छोड़कर मेरे पास। सुनकर नैना चौंक पड़ी। पूछने वाली थी, आखिर किस रिश्ते से? फिर कुछ सोच कर रुकी। पूरी रात रवि के इस बुलावे पर गौर करती रही। उसमें ध्वनित प्रेम के स्वरों को पकड़ने की कोशिश में स्वयं से सवाल करती, क्या रवि? और उसने अपने को टटोला। दिल की गहराई में कहीं ना कहीं रवि मौजूद था। उसने चौंक कर स्वयं से पूछा कि नैना, इस रिश्ते का यदि आरंभ अनजान में हो गया है तो अंत क्या होगा? समझा बूझा या फिर? बहरहाल रवि से दोस्ती नैना के जीवन में एक नई उपलब्धि थी, जिसने जीवन से उसका मुंह बढ़ा दिया था। उसमें थकान की जगह खुशमिजाजी आ गई थी। पहनने ओढ़ने का दिल करता। सजने संवरने की इच्छा के चलते उसने क्रीम और सेंट का ढेर लगा लिया। हर रात रवि भूषण के बुलावे पर उसका मन मुंबई जाने के लिए मचलने लगता। उसको अपने इस घर में एक और घर नजर आने लगा। बातों की लय में दोस्ती का अनुराग मर्द औरत की चाहत में बदल चुका था। उसके क्षेत्र की अन्य औरतें जब उसके चेहरे पर आई ताजगी देखकर कॉम्प्लीमेंट्स देती, तो स्वयं नैना को लगता कि उम्र के इस दौर में जब औरतें दुनियावी जिम्मेदारी से निपटकर धर्म की ओर मुड़ने लगती हैं या फिर किसी सूखी नदी में तब्दील होने लगती है, उस समय उसको ऊपर वाले ने कैसा वरदान दिया, जो दिल दोबारा धड़का और जीवन में अनुराग ताजा कोमल की तरह फूटा। कभी नरेंद्र और नैना का जीवन एक सुखी जीवन था। वे दोनों अपना समय अपने कार्यक्षेत्र में उन्मुक्त भाव से देते थे, लेकिन दिमाग पर कोई बोझ न होता, न घर की जिम्मेदारियों से दिल परेशान रहता। अपनी कामयाबी को देखकर दोनों ने फैसला लिया था कि वे ऊंची शिक्षा के लिए बच्चों को बाहर भेजेंगे। दोनों लड़के भी गजब के ज़हीन थे। स्कॉलरशिप मिली और उमंग से भरे वे अमेरिका पहुंच गए। उनके जाने के बाद डॉक्टर नरेंद्र की रुचि अपने काम में और बढ़ गई। तरक्की मिली तो व्यस्तता का बढ़ना लाजमी था। नरेंद्र का उलट नैना के साथ हुआ। उसका काम में दिल कम लगने लगा। मन भटका भटका सा बच्चों के ख्याल में डूबा रहता। घर सूना लगता। खाना पीना अच्छा ना लगता। कुछ समय बाद वह संभल गई। शायद हॉस्पिटल के नए प्रोजेक्ट ने उसका ध्यान बटा दिया, मगर एक उदासी जरूर हरदम उसके मन पर छाई रहती थी, जिसको रवि भूषण ने दूर कर दिया था। वह बम्बई जाने की तैयारी करने लगी। नरेंद्र को बम्बई जाना प्रोफेशनल टूर लगा। इसमें क्या खास बात थी? दोनों ही समय समय पर एक दूसरे से दूर घर से बाहर जाते थे। सो नरेंद्र ने सुबह नैना को सेफ जर्नी कहकर बाय बाय किया और नैना ने हमेशा की तरह उसको कुछ हिदायतें दी और फिर पैकिंग में लग गई। नैना जब नए खरीदे कपड़े पहनकर आईने के सामने खड़ी हुई, उसको लगा कि उम्र का साया अभी उसके चेहरे पर नहीं आया है। खुशी ने उसके चेहरे पर चमक ला दी है। इस ख्याल से उसकी उत्तेजना बढ़ी कि यदि रवि भीषण ने उसको रोका और अपने साथ रहने का आग्रह करने लगा, तो वह क्या फैसला लेगी। रवि भूषण तो साफ शब्दों में कह चुका है कि तुम बेकार में समय नष्ट कर रही हो। वहां तुम्हारा कोई इंतजार नहीं कर रहा है। यहाँ मैं हूँ, आ जाओ ना। अब मैं फोन रखता हूँ, तब तक तुम फैसला लो। मैं 10 मिनट बाद फोन करूंगा। उसकी इस तरह की बातें छोटी छोटी शिकायतों के जख्म ताज़ा कर देती हैं और उसको महसूस होता है कि उसने अपनी जिंदगी अभी तक जी ही कहाँ है। कभी बच्चे, कभी पति और कभी ससुराल वाले, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी जी सकती हूँ। रवि भूषण वास्तुविद हैं, जो इमारत बनाने से पहले उसका नक्शा खींच मॉडल के रूप में पूरी इमारत सामने लाने की क्षमता रखता है। वह जिंदगी का नक्शा भी बड़ा मजबूत बनाएगा, जिसमें वह अपनी महबूबा के लिए ताजमहल ना सही, एक छोटा सा घर तो बना सकता है,
जिसमें वह अपनी मर्जी से सजा सकती है। नैना ने पूरे विश्वास से होठों पर लिपस्टिक लगाई और गहरी नजरों से अपने आप को ताका। उड़ान का समय हो गया था। दिल्ली से बंबई उड़ान बहुत कम समय की थी। नैना का मन बड़ी तेजी से धड़क रहा था। दो मुलाकातों के बाद घटनाएं संवेदना के स्तर पर जिस तरह से घटी थी, सारी मौखिक थी, मगर उसमें जादू था जो नैना के सर चढ़कर बोल रहा था। कल रात रवि भूषण की खुशी का कोई ठिकाना ना था जब उसे पता चला कि नैना ने बंबई आना तय कर लिया है। उसके स्वर में जो थरथराहट थी, उसने नैना को विश्वास दिलाया कि जिंदगी का अंतिम पहर जैसे रवि भूषण के साथ ही गुजरने वाला है। वही मेरा अंत होगा, धीरे से नैना ने कहा और बैग उठाकर हवाई जहाज की सीढ़ियां उतरने लगी। उसको डर था कि रवि को देखकर कहीं वह इतनी भावुक ना हो उठे कि उससे हवाई अड्डे पर उससे लिपट जाए, या फिर कहीं रवि सबके सामने ही उसे गले ना लगा ले। नैना किसी किशोरी की तरह शर्माई शर्माई सी थी। प्यार किसी भी उम्र का हो, उसका अपना ही तर्क होता है, जो उम्र, जात पात, धर्म, भाषा, सब की सब दीवारें गिरा देने की शक्ति अपने आप में रखता है। नैना की बेकरार आंखें भीड़ में रवि भूषण को ढूंढ रही थी। जब वह बाहर निकली तो रवि धुएं में घिरा अपनी तरफ उसको आता दिखाई दिया। वह व्याकुलता से आगे बढ़ी, मगर रवि भूषण का ठहरा हुआ चेहरा देखकर ठिठक गई। वहां पर कोई एहसास की लकीर ही न थी। थी तो बस औपचारिकतापूर्ण मुस्कान। एक ठंडा सहज अंदाज नैना को परेशान कर गया। सुस्त कदमों से चलकर वह कार में बैठ गई, जिसको स्वयं रवि भूषण चला रहा था। नैना के दिल में ऐसा लगा कुछ टूट गया हो। मन भटक कर कहीं दूर चला गया था। दिमाग रवि के गंभीर चेहरे को देखकर बार बार प्रश्न करने लगता कि यह वही आदमी है जो रात के आखिरी पहर और कभी कभी भोर तक बड़ी ललक से बातें करता है और दिलो दिमाग को उमंगों से भर देता है। आपकी तबीयत तो ठीक है? नैना ने पूछा। बहुत चुप चुप है। दरअसल दिन में काम में उलझा रहता हूँ, सो बात करने का मन नहीं होता। रवि की हल्की हंसी और जवाब ने नैना को संभाल लिया। उसके अंदर बुझी खुशी फिर जिंदा हो गई और वह चहकने लगी। बातों बातों में पता ही नहीं चला कि वो होटल पहुंच गए हैं। ऊपर समंदर के सामने वाली कुर्सी पर बैठा रवि सिगरेट पीता रहा और वह बातें करती रही। फिर रवि ने गहरा लंबा सांस लिया, खाली चाय की प्याली रखी और कहा, मुझे आज बंबई से निकलना होगा। अहमदाबाद में होटल बन रहा है, वहां कुछ दिक्कत आ रही है। बहुत अच्छा हुआ आपकी हमसे मुलाकात हो गई। आज शाम को दिल्ली के लिए एक फ्लाइट है। अगर दिल चाहे तो आप रुक सकते हैं। मैं 2-3 दिन में लौटता हूँ। नैना सकपका सी गई। कोई उत्तर ही नहीं सूझा। दिल पर घूंसा सा लगा, मगर जल्द ही संभल गई। उसने गहरी नजरों से रवि को देखा। आंखों में सूनापन छाया था। उसने दिल को तसल्ली दी कि वे दोनों जिंदगी के उस पड़ाव पर हैं जहां फर्ज का नंबर सबसे पहले आता है। उसने शाम की फ्लाइट से लौटना तय कर लिया। रवि ने उसको बाजार छोड़ा ताकि अगर उसे कुछ शॉपिंग करना है तो कर ले, और यह कहकर कि वह 2 घंटे बाद जरूरी काम करके वापस आएगा और लंच भी साथ ही करेगा। इसी बीच वह टिकट भी बदलवाने की कोशिश करता है। नैना को सब कुछ बहुत अटपटा लगा। फिर यह सोचकर चुप हो गई कि यह दो शहर की अपनी अपनी संस्कृति का प्रश्न है। बम्बई प्रोफेशनल सिटी है और दिल्ली पॉलिटिकल, जहां कभी भी प्रोग्राम बदला जा सकता है। लंच पर रवि थोड़ा खुला, अपने काम के बारे में बताया कि वास्तुविद कला उसका ईमान है। उसे शब्दों से ज्यादा लकीरों पर विश्वास है, जिनमें वह घरों का खाका खींचता है और लोगों को छत मुहैया करवाता है। नैना ने रवि के लिए एक शर्ट खरीदी थी, जो उसने थैंक्स के साथ ले ली और नैना को हवाई अड्डे छोड़ने के लिए उठा। जब वह बाएं करके चलने लगा तो उसकी आंखों में एक नरमी सी उभरी। यह संदेश नैना को संतोष दे गया। उसे याद आया कि रवि ने कहा था, मिलना, रहना और जीना क्या होता है, इसको समय से नहीं आंका जा सकता। कभी कभी पल भर की मुलाकात पूरी जिंदगी पर भारी होती है। नैना को लगा आखिर रवि भी तो उससे मिलने चंद घंटों के लिए ही तो आया था।
अब वह भी 2-4 दिन की जगह एक दोपहर एक साथ गुजार कर जा रही है। इसमें बुरा क्या है? आखिर रवि वास्तुविद है। उसका काम है नक्शा बनाना। अपने नक्शे को साकार रूप में देखने के लिए संयम और धैर्य की आवश्यकता होती है। बता तो रहा ही था कि उसके कई प्रोजेक्ट्स कई कई सालों तक चलते हैं। फिर मुझे इतनी व्याकुलता दिखाने की जरूरत नहीं है। ना ही उसके बर्ताव में अतिरिक्त कुछ पढ़ने या ढूंढने की जरूरत है। एक नई तरंग के साथ नैना दिल्ली लौट आई। घर के नौकर जो 2-3 दिन के आराम का प्रोग्राम बनाए बैठे थे, वे एकदम से हड़बड़ा गए। रात ठीक 10 बजे फोन की घंटी खनखना उठी। अहमदाबाद से रवि का फोन था। नैना ने हाथ में पकड़ा कॉर प्लेट में रखा और बेडरूम में आ गई और बिस्तर पर लेट कर बातों में डूब गई। फोन रखते हुए नैना के चेहरे पर एक साथ कई चांद चमक उठे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सामने एक भरपूर जिंदगी का नक्शा था, जहां वह होगी और साथ होंगे रवि भूषण। उसने हंसकर आंखें खोली और अपने आप से कहा, नैना जरा धीरज से काम लो। माना कि तुम्हारा काम सूने कमरों को सजाना है, मगर इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है? जिंदगी से भरपूर शरबत का ग्लास तुम्हारे हाथ में है। उसे आहिस्ता आहिस्ता करके पियो, एक एक घूंट कर, ताकि तरावट तुम्हारे वजूद में इस तरह फैले जैसे सूखी धरती पर पानी फैलकर धीरे धीरे उसकी खुशकी को जज्ब करता है। कई दिनों से रवि भूषण के जुमले रात दिन नैना के कानों में गूंजते थे। उस पर हर पल नशा दर नशा चढ़ाते हुए। काम करते करते वह ठहर जाती, बात करते करते खामोश हो जाती। नैना, तुम कैसे उस माहौल में जी लेती हो? आ जाओ ना, मैं तुम्हारे इंतजार में यहाँ बैठा हूँ। मुझ पर विश्वास करो। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखो अपने इस रवि भूषण को। बस केवल और केवल तुम्हारा है। नैना, सिर्फ तुम्हारा है। मैं तुम्हारे सारे दुख मिटा दूंगा। तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम फिर से खिल उठोगी, एक तरोताजा गुलाब की तरह महकी महकी सी। रात के लंबे पहर तक टेलीफोन व्यस्त रहने से बाकी की कॉल्स रुकी रहती थी। कई बार नरेंद्र को सुनने को मिला कि मरीज की हालत खराब थी। घर पर फोन किया, मगर बात ना हो पाई। बेटों का भी ईमेल मिला, तो उसमें भी वही जिक्र, जिसको पढ़कर नरेंद्र को कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। आखिर नैना फोन पर अपने क्लाइंट से ही तो बात करती होगी, और फिर मेरा सेल भी तो ऑन ही रहता है। मगर उस दिन न जाने क्यों नरेंद्र पर क्रोध का दौरा पड़ गया। जब कानपुर से कॉल था, मरीज के रिश्तेदार फोन मिलाते मिलाते थक गए थे। सुबह जब फोन मिला, तब तक मरीज बिना दवा की गोली खाए चल बसा। वह दवा उसकी जान बचा सकती थी, अगर समय पर मिल गई होती तो। नरेंद्र होश खोकर नैना पर जी भर के बिगड़ा। यह मरीज उसके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि था। उसका ऑपरेशन कामयाब हुआ था। मेडिकल फील्ड में उसके काम को सराहा गया था। न्यूज़पेपर्स में उसकी तस्वीरें छपी थी। बीबीसी ने उसकी एक विशेष भेंट वार्ता प्रसारित भी की थी। और उस कामयाबी का यह अंजाम। नैना को नरेंद्र की बातें बेहद बुरी लगी। उसके पास अपने तर्क थे। पूरे हॉस्पिटल में कितने फोन होंगे? नरेंद्र का अपना खुद का सेल भी तो था। क्या सारा मेडिकल डिपार्टमेंट एक ही फोन पर टिका हुआ है? इस बात को जानकर नैना बुरी तरह भड़क उठी। जब नरेंद्र ने थकान के कारण अपना सेल बंद कर दिया था, ताकि पूरी नींद सो सके। दूसरे दिन उसको कहीं लेक्चर देने जाना था। नैना को लगा, सारी जिंदगी नरेंद्र ने अपनी हर लापरवाही का इल्जाम नैना पर थोपा है। उसकी हर गलती को नैना ने हंसकर टाला। मगर कब तक? वह भी इंसान है, उसको भी प्यार चाहिए, तारीफ चाहिए, धन्यवाद वाले चंद शब्द चाहिए, ताकि वह भी जी सके। मगर पूरी जिंदगी वह इस घर की सलीब पर टंगी हर तरफ से ताने सुनती रही है। जिसकी भी जरूरत पूरी नहीं हुई, उसी ने शिकायत दर्ज कर दी। मगर किसी ने यह नहीं पूछा कि उसकी जरूरत क्या है। नैना के मन में कौन सी नाकाम इच्छाएं मचलती रहती है। रवि ठीक ही कहता है, मैं यहाँ क्यों टिकी हुई हूँ? नैना उस रात बहुत दुखी थी। उसने अपने मन का दुख रवि के सामने नहीं खोला, जबकि वह कितनी बार कह चुका है, तुम आ जाओ नैना, यह चैम्बर तुम्हारा है। तुम्हारे लिए ही तो मैं रात गए इतनी देर तक यहाँ रुकता हूँ।
ताकि तुमसे बात कर सकूं। यह सब सोचकर नैना खामोश रही कि जब फैसला उसी को लेना है तो फिर शिकवा क्या। सो रवि भूषण की जादुई आवाज में खोई रही जो वह कह रहा था। नैना, मैंने कितने घर बनाए हैं, मगर दुखी होता हूँ जब उनमें लोगों को खुशी के साथ रहते नहीं देखता। क्या वे नहीं जानते कि नर नारी एक दूसरे के पूरक होते हैं? फिर काहे की लड़ाई? जो संबंध शाश्वत हैं, उनमें एक दूसरे को ध्वस्त करने की बेजाहट क्यों? आखिर क्यों? मेरा तो अटूट विश्वास है कि इंसान को मन की बात माननी चाहिए। संवेदना से बढ़कर सुंदर इस संसार में कुछ भी नहीं है। और यह शातिर दिमाग जाने कब से उसको तबाह करने की योजनाएं बनाए जा रहा है। नहीं नहीं, बस शोषण के बलबूते पर इंसान एक दूसरे का दोहन कर रहे हैं। नहीं जानते वे मूर्ख कि नर नारी संबंध संसार का सबसे उत्तम संबंध है। काश कोई इस संबंध को जीने का सही फॉर्मूला ढूंढ पाता और उसको घर घर बांट पाता। काश। रवि भूषण की आवाज गहरी होते होते अंत में आकर भर्रा गई। नैना को लगा रवि रो रहे हैं। उसका दिल भी भर आया। बांध से रुके आंसू बेकरार होकर गालों पर लुढ़क आए। आवाज द्वारा स्पर्श की यह भूमिका नैना को और भावुक बना गई। सारी जिंदगी का दुख मोम बनकर पिघलने लगा। जब क्षमा पिघलकर खामोश हो गई तो रवि का स्वर फूटा। नैना, अगर मैं तुम्हारे पास होता तो ये तुम्हारे सारे आंसू पी जाता। आंखों में आए पानी को मैं बहुत पवित्र मानता हूँ। उसको संभाल कर रखो। मेरे घर का और मेरे दिल का दरवाजा खुला है। जब चाहो आ जाओ नैना। नहाते हुए नैना ने अपने सरापे को निहारा। बदन का हर अंग जैसे उत्सव मनाने की चाहत में सरशार लगा। मन बार बार भटक जाता था। जब वह हमेशा के लिए रवि के साथ होगी तब वह अनुभव कैसा होगा। उसने पिछले कई वर्षों से किसी का चुंबन नहीं लिया है, ना पति का ना बेटों का। पति के संग उसके संबंध अलग तरह से पनपे थे, जिसमें बिस्तर लगभग गायब हो गया था और जिम्मेदारी, परिवार, काम, भविष्य की समस्याओं ने उसकी जगह ले ली थी। वह मर्द के स्पर्श से बेगानी एक बैरागी जीवन व्यतीत कर रही थी, जहां पति को उसके स्पर्श की चाहत की जगह मरीजों की ज्यादा चिंता सताने लगी थी। यह सब कुछ धीरे धीरे घटा था, मगर आज का यथार्थ यही था कि मधु की बूंद की तरह मीठा प्यार शब्द व्यवहारिक रूप से उसकी धरती छोड़ चुका था। कानपुर के मरीज की मौत ने कई तरह के सवाल नरेंद्र के लिए उठा दिए थे, जिनका जवाब उससे मांगा जा रहा था। यह सब कुछ उसके जलने वाले करा रहे थे, यह सबको पता था, मगर बात तो उठ ही गई थी ना। नरेंद्र इन दिनों बहुत परेशान था। उसको किसी अपने की जरूरत थी जो उसका हाल सुन उससे सच्ची हमदर्दी जता सके। बच्चे बहुत दूर थे और नैना नैना बुरी तरह से खफा थी। वह अक्सर सुकून की तलाश में दोस्तों के पास चला जाता और जब घर लौटता तो नैना फोन में डूबी होती। वह परेशान सा शराब की बोतल खोलता और अकेले ही पीना शुरू कर देता। फिर धुत सा सोफे पर सो जाता। सेल फोन जेब में पड़ा बजता रहता। लेकिन यह कैफियत ज्यादा दिन नहीं चली। उसको किसी कॉन्फ्रेंस का बुलावा आ गया, जिसने उपद्रव को जहां शांत ही नहीं किया, बल्कि उसकी खोई प्रतिष्ठा भी उसे वापस मिल गई। क्योंकि कॉन्फ्रेंस को लेकर रोज खबरें न्यूज़पेपर्स में होती और भारत से प्रतिनिधित्व करने वाले केवल डॉक्टर नरेंद्र कुमार थे, सो माहौल बदलते देर नहीं लगी। इधर नैना हमेशा के लिए घर को छोड़ने का प्लान बना चुकी थी। उसको नरेंद्र से कोई मतलब नहीं था। पिछले 2 हफ्तों से तो उनके बीच बात तक नहीं हुई थी। अपना ऑफिस वह फिलहाल अपने असिस्टेंट के हवाले कर चुकी थी, जिससे सिर्फ इतना कहा था कि वह महीने भर के लिए किसी बड़े प्रोजेक्ट के सिलसिले में बंबई जा रही है। यही बात नौकरों को कहते हुए उसने नरेंद्र को सुनाई थी। बैंक जाकर लॉकर से उसने वह सारे जेवर छांट निकाले थे जो उसको मायके से मिले थे या उसने खुद खरीदे थे। चेकबुक उसने पर्स में डाली और महीने भर के राशन पानी का इंतजाम किया। आए हुए बिल जमा करवाए। वह सब काम किया जो आज तक की उसकी ड्यूटी में शामिल था। जब वह यह सब कर चुकी तो उसने अपनी सीट बुक कराई और अपने अटैची में कपड़े सजाने लगी। नरेंद्र जा चुका था और उसको हफ्ते भर बाद वापस आना था।
उसकी भी ज़रूरी चीज़ें उसने पूरी की और 1-2 लोगों से ज़रूरी मुलाकात के लिए चल पड़ी। रात को रवि भूषण का फ़ोन आया तो उसने बता दिया कि वह कल सुबह की फ्लाइट से आ रही है। फ्लाइट नंबर और एयरलाइंस का नाम रवि भूषण ने नोट कर लिया। रवि भूषण ने फ़ोन काटकर शायद किसी को इत्तला दी और फिर से फ़ोन मिलाया और फिर लंबी बातों का सिलसिला चल पड़ा। बात लगभग 2 बजे के करीब खत्म हुई। फ़ोन रखकर नैना बिस्तर पर पैर फैलाकर लेट गई। यादों का काफिला घर के कोनों से निकलकर उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगा। शादी के आरंभ के दिन, बच्चों की पैदाइश, सास-ससुर का बुढ़ापा, उनकी बीमारी और फिर उनकी मौत। मायके का घर, भाई-बहनों की मौत और अपने काम में जुड़े लोगों की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ। एकाएक ख्याल कौन था, क्या बच्चे इस रिश्ते को स्वीकार कर पाएंगे? शायद वे मुझसे घृणा करने लगे। अपने डैडी से उन्हें ज़्यादा हमदर्दी हो और वे नरेंद्र की उस मित्रता को एकदम भूल जाएं जो बड़े जोर-शोर से अपनी जूनियर डॉक्टर से हुई थी। तब घर में तनाव ही तनाव था। उस लड़की का विवाह माँ-बाप ने अगर ना करा दिया होता, तो आज वह मुसीबत इस घर को बाँट देती। तब तो बच्चे छोटे थे, 11 और 13 साल के। नैना खुद भी तब काम नहीं करती थी। तब भविष्य किसी अंधकारमय गुफा की तरह डराता था। सहेलियों के हिम्मत दिलाने पर उसने पुरानी डिग्री का सर्टिफिकेट किसी फाइल से निकाला था और किसी की सिफारिश पर छोटे-मोटे बिजनेसमैन का ऑफिस डेकोरेट किया था। उसके बाद काम मिलता ही गया और घर में उसकी हैसियत हर दिन मजबूत होती चली गई। नरेंद्र को अपने संबंध टूटने का दुख था। वह लड़की कई बार नरेंद्र से मिलने भी आई। 2 साल बाद वे दोनों पति-पत्नी सऊदी चले गए और नरेंद्र अपने दिल को बहलाने के लिए काम में रमता चला गया। आज वे सारी बातें नैना को आक्रोश से नहीं भर रही थी, बल्कि उसको संतोष भरा विश्वास दे रही थी कि उसने अपना गृहस्थी रूपी आश्रम बखूबी निभाया। बेटे शायद विदेश में ही विवाह करें और वहीं बस भी जाएं। उनमें भौतिक दौड़ की गर्मी और रिश्तों का ठंडापन उसने बराबर महसूस किया था। मगर वह कर भी क्या सकती है? जब इंसान बदल रहा हो, संवेदनाएं मूर्खता समझी जाने लगती है तब। अपने बालों को रंग करते हुए एकाएक नैना के हाथ रुक गए। शंका का गर्म थपेड़ा फूलों भरे बाग में दाखिल होकर उससे पूछने लगा कि अगर यह सब कुछ छलावा साबित हुआ तो, और रवि भी नरेंद्र की ही तरह निकला, तो वह क्या करेगी? क्या तब वह अकेलापन सह पाएगी? इस उम्र में सम्मोहन का क्या कोई तर्क है? क्या वह वास्तविकता है जिसके आधार पर वह सब कुछ छोड़कर जा रही है? कहीं यह आवेग उसको यथार्थ के विरोध में तो नहीं खड़ा कर रहा है? रवि भूषण एक जिम्मेदार इंसान है। उनकी उम्र भी अब गैर जरूरी हरकतें करने की नहीं है। फिर बंबई में जवान औरतों की कमी थी क्या जो वह मेरी तरफ आकर्षित हुए? यह आकर्षण वास्तव में पुराने जीवन की निराशा से उपजा भाव है, या फिर यूं कहा जाए कि एक फसल के कट जाने के बाद दूसरे पौधे लगाने का समय है? जीवन तो निरंतरता का नाम है, तो फिर संवेदनाएं भी तो बार बार खिल सकती है ना। अपने नए सूट, सेंट, क्रीम, अटैची में सलीके से रखकर जब उसने जिप लगाई, एक बार फिर उसका दिल आशंका से दहल गया कि नैना, यह ज्वार कहीं भाटा बनकर तुमको बर्बाद ना कर दे। यूं पुराना छोड़कर नए की तरफ जाना, वह भी इस जल्दबाजी में, कहाँ की अक्लमंदी है? नैना ने मुड़कर आईना देखा, अपनी आशंका को मुंह तोड़ जवाब दिया। उम्र के इस मोड़ पर उसके पास साल ही कितने बचे हैं जो वह सोचने में गंवा दे और बुढ़ापे को गले लगा ले। उम्र का यह दौर ढलती जवानी का जरूर है, मगर यह भी सच है कि दिल से हम अभी भी जवान हैं। इस जज्बे को संभालना ही चुनौती है, और आज का सच यही है कि रवि भूषण मेरे एहसास में उपजी एक सुगंध है, जिसकी चाह मेरी आत्मा को है। वो फट चुकी थी। उसने चाय बनाई, नहाई और रवि की पसंद के रंग वाले कपड़े पहने। सारी रात उसने आंखों में काटी थी। आखिर गृहस्थ आश्रम का अंतिम अध्याय आज खत्म होने वाला था। मगर नए सूरज ने उसको थकान की जगह उमंग दी। नैना को पता था कि नई जिंदगी की शुरुआत दिल के आईने में शुरू हो चुकी है, मगर उसकी रूपरेखा व्यवहारिक रूप से सामने नहीं थी।
उसको ये भी पता था कि रवि भूषण विवाहित है और उसके 3 बच्चे हैं। उसके माता-पिता का देहांत हो चुका है। इकलौती बहन ससुराल में खुश है। उस पर ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं बची है जो उन दोनों के जीवन में बाधा बनकर आए। बड़ी बेटी का विवाह हो चुका है। बेटा कैम्ब्रिज में अपनी विदेशी पत्नी के संग है। केवल छोटी बेटी इंटर कर रही है। अब बचा सवाल समाज का। उसका मुकाबला हर कदम पर हर तरह से नैना ने किया है। कभी प्रताड़ना मिली तो कभी सराहना, और अब वह हर अंजाम के लिए तैयार है। हवाई जहाज कब उड़ा कब उतरा, नैना जान ना पाई। तब चौंकी जब सारे मुसाफिर अपना सामान निकालने लगे। नैना मंद मंद मुस्कुराती हुई उठी, जेवरों से भरा पर्स कंधे पर टांगा और अटैची किसी की मदद से उतरवाई। फिर उतरते मुसाफिरों के पीछे चलने लगी। घर से भागने का यह अंदाज पुराना होने के बावजूद कितना नया था। जब तजुर्बा आपके बालों में सफेदी बनकर उभर रहा हो और आपके पैर किसी पुराने बरगद की तरह धरती में एक विशेष स्थान पर गहरे धंस चुके हों, तब सब कुछ नकार कर एक नई जिंदगी की बुनियाद डालना कितना अनोखा अनुभव है। जहाज की सीढ़ियां उतरते हुए नैना ने महसूस किया, अब तक वह पिंजरे में बंद मैना थी, जो आज बरसों बाद पंख फैलाकर सूरज की गर्मी को डैनों में भर हवा के डोले पर सवार फल फूलों से भरे बागानों की तरफ उड़ान भरने वाली है। जहां हरी पत्तियों वाली मोटी शाखों वाले दरख्त पर पड़े झूले में बैठकर उसे केवल प्रेम गीत गाना होगा और राग उठाना होगा, जिसका आलाप जाने कब से उसने अपने सीने में दबा रखा था। सामान लेकर जब वह बाहर निकली, तो उसकी बेचैन नजरें रविभूषण की तलाश में लग गई। आसपास की भीड़ छंटी तो वर्दी पहने ड्राइवर उसकी तरफ बढ़ा और अदब से पूछा, नैना मैम साहब? हाँ साहब की मीटिंग थी सो साहब नहीं आ सके। सलाम कर उसने अटैची हाथ बढ़ाकर उठाई। नैना को हाथों में पकड़ा गुलाबी फूलों का गुच्छा कांटों से भरा गुलदस्ता लगा। आंखों में दिल के टूटने से पानी तैर गया। नया सूट गुलाबी रंग का, उसी रंग की लिपस्टिक, सफेद मोतियों और गुलाबी नगों के जेवर, सारा साज श्रृंगार अर्थहीन हो उठा। दिल्ली से बंबई तक का रास्ता इसी पहली नजर के इंतजार में बार बार पर्स से आईना निकालकर देखने में गुजारा था। तड़प के सुलगते अंबार दहकने के बाद एकाएक राख होने लगे। वह अपने आप को समझाने लगी कि इतना आवेश ठीक नहीं। रविभूषण एक व्यस्त आदमी है। उसके पास समय की कमी हो सकती है। आखिर जिंदगी की शुरुआत में यह कैसे नकारात्मक भाव उभर रहे हैं। यदि उनको नैना का ख्याल ना होता तो वह कार क्यों भेजते। शिकवे शिकायत तो कम से कम बाद के लिए रखे, मगर सारी समझदारी के तर्क मन की इस इच्छा के आगे निहत्थे हो उठे। जब वह हट से बार बार प्रश्न करता, आज तो एक विशेष दिन था, माना कि वह अपने कार्यक्रम में महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, तो आधा घंटा देर से मीटिंग शुरू करने की व्यवस्था नहीं कर सकते थे। मुझे नैना तुमसे सब कुछ चाहिए, बस पूरे विश्वास से इस जमीन पर खड़ी रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ। कई महीनों से अनुराग भरा आग्रह उन्हीं की तरफ से रहा था, और परसों रात को सारा कार्यक्रम तय हुआ था। आज सुबह पहुंचने का फैसला हम दोनों ने लिया था। फिर ऐसा क्या हो गया? उसने सर झटका, पर्स से आईना निकालकर चेहरा देखा। चेहरे की ताजगी रूखेपन में बदल रही थी। उसने खुद को संभाला और जबरदस्ती मुस्कान चेहरे पर लाई, ताकि रवि उसकी उदासी ताड़ ना जाए। मेम साहब किधर जाना है? हवाई अड्डे की सड़क से निकलकर ड्राइवर ने मोड़ से पहले पूछा। इधर चलूं यानी क्या? नैना ने पलक झपकाई, फिर धीरे से बोली, क्या साहब ने कुछ नहीं बताया? नहीं मेम साहब, बस इतना कहा था कि मेम साहब जहां जाना चाहें पहुंचा देना, और जहां ठहरे वहां का नंबर लेते आना, ताकि मीटिंग के बाद में उनसे फोन पर बात कर सकूं। ड्राइवर ने धीरे से कहा, मतलब तय तो कुछ और ही हुआ था। क्या रवि सब कुछ भूल गए? मन ही मन नैना ने कहा और चकराई सी बैठी रही। इधर जाना है मेम साहब, ड्राइवर ने फिर से दोहराया। साहब के ऑफिस चलो, नैना के मुंह से निकला।
कार सड़क पर तेजी से फिसलने लगी। चेहरे पर तना खुशी का शामियाना धीरे धीरे उतरने लगा। वहां चिंता प्रश्न बनकर उभर आई। कहीं रवि की धर्मपत्नी ने तो कोई फसाद नहीं खड़ा कर दिया? मैं इस शहर में कहाँ ठहरने जाऊं? 2 बार आई हूं तो ठहरने का इंतजाम बुलाने वाले ने ही किया है। इस बार भी बुलावा रवि की तरफ से था। उसने साफ शब्दों में कहा था, मैं गुनहगार हूं तुम्हारा। पिछली बार तुम्हारा स्टे कम रहा, मगर इस बार ताजमहल होटल में एक सूट बुक करा दूंगा। उसको फूलों से सजवा दूंगा ताकि उनकी उपस्थिति में हम कई दिनों तक एक दूसरे की बाहों में बेहोश रहें। फिर देखेंगे कि जिंदगी कैसे शुरू करेंगे। मुझे कोई जल्दी नहीं है। अब रात दिन हमारी मुट्ठी में है। बस तुम मुझ पर यकीन रखो। मैं हूं ना। मीठी बातों की याद से नैना के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। फिर दूसरे ही लम्हे वह कार रुकने से चौंक पड़ी। फीके चेहरे पर खुशी की तह जमाने की नाकाम कोशिश करती हुई नैना कार से नीचे उतरी। मन में रवि का कमरा देखने की जिज्ञासा उभरी। जब तब वह अपने कमरे को घर कहकर नैना को वहां आने की दावत देता था। उसका कहना था कि मुझे घर से ज्यादा सुकून अपने ऑफिस में मिलता है। वहां मेरी जरूरत की हर चीज मौजूद है। इसलिए नैना को अपने घर में पहला कदम रखना था। ड्राइवर के पीछे पीछे 11वें फ्लोर पर नैना लिफ्ट से पहुंची। रवि का ऑफिस शानदार था। चौकोर कमरे में 2 लोग सिर झुकाए लैंप के नीचे काम कर रहे थे। कई रंगों के फोन के पीछे काउंटर पर एक जवान लड़की बैठी थी। उसने नैना को देखकर नजरें उठाई। यस मैम, मुझे रवि भूषण जी से मिलना है। इस सिलसिले में मैम, एंड योर गुड नेम प्लीज? लड़की ने डायरी के पन्ने पलटते हुए पूछा। माई सेल्फ नैना। एक तीखा अपमान बोध नैना को हुआ, मगर नाम तो बताना था। सॉरी मैम, आज सर से आपकी मुलाकात का कोई समय दर्ज नहीं है। वह साहब ने आपको लेने भेजा था ना? ड्राइवर ने कहा। ओहो, तो ऐसे बोलो ना। इतना कहकर लड़की ने दूसरे कमरे का दरवाजा लपक कर खोला और बेहद विनीत भाव से बोली, सॉरी मैम, प्लीज आइए। रात को सर ने फोन करके बताया था। गाड़ी ठीक समय पर पहुंच गई थी ना आपको लेने के लिए? हाँ, ड्राइवर पहुंच गया था। रवि कब तक मीटिंग से लौटेंगे? नैना ने सोफे पर बैठते हुए कहा। सर का फोन आया था, अभी वह मीटिंग में है और मीटिंग के बाद वह साइट पर जाएंगे और फिर ऑफिस लगभग दोपहर तक पहुंचेंगे। ओह, उनको याद था कि मैं आ रही हूँ? दुख में नैना के मुंह से निकला। जी? चौंक कर लड़की ने नैना को देखा। कुछ नहीं। नैना संभर कर बोली, इधर वॉशरूम है, आप फ्रेश हो लें, मैं कॉफी भिजवाती हूँ। इतना कहकर वह लड़की कमरे से बाहर निकली। ड्राइवर अटैची लेकर अंदर दाखिल हुआ और एक कोने में रखकर चला गया। फिर एक अधेड़ मर्द हाथ में शीट लिए हुए दाखिल हुआ और गौर से नैना को देख बिना विश किए हुए उसको मेज पर रखकर बाहर निकल गया। नैना को उसका यूं देखना खल गया। उसका मूड खराब था, मगर इतना नहीं कि वह वातावरण में फैली जिज्ञासा को सूंघ नहीं सकती थी। वह उठकर वॉशरूम गई, बाल ठीक कर होठों पर एक नई परत लिपस्टिक की जमाई, फिर बाहर आकर कमरे का जायजा लिया। रवि भूषण की बड़ी सी मेज के पीछे उफनते समंदर की पेंटिंग लगी थी। बाईं तरफ रोल किए कागजों का ढेर था। मेज पर ऊपर से लटकता लैंप और दो दो टेलीफोन। मेज के पीछे रखी नीली ऊंची सीट वाली कुर्सी। तो यहाँ बैठकर रवि फोन करते होंगे मुझे। सुनो नैना, मेरा कोई भावनात्मक जुड़ाव अपनी पत्नी से नहीं हो पाया। बहुत कोशिश की, मगर वह खुशबू जिसकी मुझे तलाश थी हमारे बीच कभी फैली ही नहीं। क्या एक इंसान सामाजिक बंधन से बंध सारी जिंदगी तड़पता छटपटाता रहे और अपने लिए कोई लम्हा उधार ना ले सके? तभी दरवाजा खुला। नैना ने नजर उठाई। कॉफी और सैंडविच की ट्रे लेकर लड़का कमरे में दाखिल हुआ और मेज पर रखकर जाने लगा। तभी वह लड़की अंदर दोबारा दाखिल हुई। सॉरी मैम, आपको अकेला छोड़ दिया था। मेरा नाम रोजी है। आप कॉफी लीजिए ना। हमारे ऑफिस की कॉफी पूरे 15 माले में मशहूर है। कहते हुए रोजी ने कॉफी आगे बढ़ाई। तभी फोन की घंटी बज उठी। हेलो, रवि एसोसिएट्स सर।
कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है? आपने रात को कब बात की थी? 11:30 बजे? सॉरी सर, मुझे रात की बातों की कोई सूचना नहीं रहती। यदि आप चाहें तो 2 बजे फोन कर ले। इतना कहकर रोजी ने लंबी सांस ली और गर्दन हिलाते हुए फोन रखा। नैना का मन हुआ कि उसके चेहरे पर उभरे अजीब से भाव और आंखों में उभरी परेशानी देखकर पूछे कि क्या हुआ, मगर फिर सोचा कि भले ही वह रवि के नजदीक है, मगर है तो यह उसका ऑफिस ही ना। उसको चिंता व्यक्त करने की कोई जरूरत नहीं है। कॉफी का घूंट भरते हुए उसको रवि भूषण का आक्रोश में भरा स्वर याद आया। एक एक को मैं देख लूंगा। समाज के ठेकेदारों को एक दिन जवाबदेह होना पड़ेगा। मैं यहाँ बैठा हूं ना, आए और मेरे प्रश्नों का उत्तर दे कि अपमान बड़ा होता है या शोषण। किसी एक अवस्था में जीना बेहतर है या सब कुछ नकारते चले जाना। सच्चाई को स्वीकार करने से डरना कोई अच्छी बात नहीं है। मेरे ऊपर लांछन लगाना बहुत बड़ा मानवीय कारनामा नहीं है। और अगर हिम्मत है तो सामने तो आओ ना। इस तरह का वार्तालाप वह किसको संबोधित करके करता था, नैना कभी समझ ही नहीं पाई। इतना जरूर जानती थी कि रवि भूषण के अंदर कहीं जहर से बुझा आहत परिंदा कैद है और जब तक उसका द्वेष बाहर निकलता रहता है। उसका यह अंदाज जिसमें भटकन भी थी और ठहराव भी, आजादी भी थी और विस्तार भी, परंपरागत पुरुषों एवं नए सांचे में ढले मर्दों से वह अलग था। कुछ था जरूर। तभी एक तेज झटके से कमरे का दरवाजा खुला और एकाएक 6 फुट लंबे रवि भूषण कमरे में दाखिल हुए। उनके होठों में सिगरेट थी, आंखें धुएं से अधमुंदी थी, जिनको जरा तिरछा करके उसने सोफे पर बैठी नैना को ताका और पास रखे गुलदान की ऊंची मेज पर रखी एशट्रे में सिगरेट बुझाया और फिर बड़ी शालीनता से दोनों हाथ जोड़कर नैना को नमस्ते किया। बड़ी अदा से थोड़ा झुककर पूछा, आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? जी जी नहीं। नैना का चेहरा लाल पड़ गया। इस बार कहाँ ठहरी हैं आप? अपनी कुर्सी पर बैठते हुए उसने नैना से पूछा। क्या आपको याद नहीं कि कल रात आपने? नैना ने गुस्सा पीते हुए हैरत से पूछा। दरअसल मुझे रात की सारी बातें याद नहीं रहती हैं। आप कह रही हैं तो यकीन करता हूँ, मैंने जरूर कुछ कहा होगा। रवि भूषण कह कहा लगाकर बोले। यस सर। रोजी घंटी की आवाज पर हाजिर थी। लंच का टाइम हो रहा है। जी सर, मैं ऑर्डर देती हूँ, कहकर रोजी मुड़ गई। हाँ, जरा बताइए तो मैंने क्या कहा था। दरअसल पीने के बाद मेरे जहन की सारी खिड़कियां दरवाजे खुल जाते हैं। अक्सर दोस्त बताते हैं कि उस समय बोलते बोलते मैं बहुत मार्के की बात कह जाता हूँ। जी। नैना को लगा रवि उसको छेड़ रहा है। कभी कभी फैंटेसी में रहना अच्छा लगता है। जो असलियत में ना हो उसको गढ़ना क्या सृजन नहीं है? मानिए चाहे ना मानिए, इस सारे ताम झाम के बावजूद हमारा काम बहुत रूखा सूखा है और मैं अब इन समानांतर रेखाओं और वृत्ताकार लकीरों के बीच घुटने लगा हूँ। हमारा पेशा है तो बड़ा अमीर, मगर सच यह भी है कि हमारे पेशे में लोग बड़े गरीब होते हैं। आप समझ रही हैं ना मेरा इशारा किस तरफ है? सोच की विपन्नताओं और दिल की दरिद्रता की तरफ। आप पीते हैं? मैं किसी से कुछ छिपाता नहीं हूँ। अपने को असहज स्थितियों में सहज बनाए रखने के लिए अक्सर लोगों को गैर जरूरी चीजों का सहारा लेना पड़ता है। अपनी धुन में रवि भूषण आज दिन में कुछ ज्यादा बोल रहा था। आपने रात को जो भी बातें की थी, क्या वह सारी की सारी नशे की कैफियत में की थी? वो वादे, वो कस्में। नैना की सांस उखड़ने लगी। जरूर किए होंगे। अक्सर नशे की झोंक में बड़े बड़े प्लान डिस्कस कर जाता हूँ, पूरी बारीकी के साथ। मगर जब क्लाइंट आता है ना तो यकीन करें मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। रवि ने मासूमियत से कहा। आपको मुझे बुलाना भी याद नहीं है और वह ताजमहल भी नहीं? नैना के जहन में बना ताजमहल जगमगाने सा लगा। ताजमहल? क्या उसको बनाने की कोई बात आपसे कर डाली थी मैंने? माय गुडनेस, आई एम रियली ए जीनियस। मगर मैं उस्ताद मोहम्मद मूसा की तरह हाथ कटवाना पसंद नहीं करूंगा। रवि भूषण फिर से कह कहा मारकर हंस पड़े।
नैना के दिमाग में कोयले का इंजन पूरे वेग से धुआं फैलाता सीटी देता गुजरने लगा। उसकी आंखें जलने लगी। उसने कांपते हुए होठों से पूछा, मुझसे बात करना तो याद है या वह भी भूल गए आप? बिल्कुल याद है जनाब। मैं रोज आपकी खैरियत लेने के लिए दिल्ली फोन करता हूँ, मगर बातों की दिशा किस ओर बढ़ जाती है वह सब मुझे याद नहीं रहता। मुझे छानबीन की आदत नहीं है। तो भी मैंने आपसे कोई गैर जरूरी बात कह दी होगी तो मुझे क्षमा करें। मैं बदतमीज आदमी हूँ, मगर मेरी मंशा किसी का दिल दुखाना नहीं होता। आप यह रुमाल लें और प्लीज खुद को संभालें। मैं ठीक हूँ। नैना ने अपने आंसू पोंछे। मन हो तो हम कहीं और चलकर बैठते हैं। ओह, लीजिए खाना आ गया। सर, आपने सुबह ब्लड प्रेशर की दवा ली थी? रोजी ने धीरे से पूछा। नहीं। अब रवि को अपनी उत्तेजना का भेद समझ में आ गया। सर, आपका फोन। रवि ने बजते फोन को उठाया। हेलो माय स्वीट हार्ट, बोलो। तुम्हें याद नहीं? खैर, अभी दिल्ली से मेरी क्लाइंट आई है। मैं निकल नहीं पाऊंगा। तुम मम्मी के साथ हो आओ। आई एम सॉरी। सर, आपकी मीटिंग 5 बजे लीला में मिस्टर ब्रिजेश मैदान के साथ है। फिर 7 बजे आपको नाज जाना होगा, जहाँ सेमिनार के बाद डिनर भी है। ठीक है। नैना जी, आप खाना खा लें। कहते हुए रवि भूषण आकर नैना के पास सोफे पर बैठ गए। नैना ने नजरें उठाकर रवि के चेहरे को ताका। क्या सचमुच रवि गंभीर है? वह मुझसे मजाक नहीं कर रहे? तो फिर क्या पिछले 11 माह से जो भी बातें हम दोनों के बीच हुई थी वो सब झूठ थी? इतना लंबा झूठ किसी वृत्तांत की तरह कोई हर रात कैसे बोल सकता है? क्या मौखिक शब्दों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? क्या मुंह से निकलते ही शब्द हवा में विलीन हो जाते हैं? कैसे विश्वास कर लूं उन शब्दों में कोई रस नहीं था, भाव नहीं था, निष्ठा नहीं थी। माना कि वे लिखित नहीं थे, मगर उन्होंने मुझे पूरा संसार दिया था। नैना कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी, सो न चाहने पर भी उसने प्लेट में खाना निकाला। ऑफिस के बाकी लोग लगातार कमरे में आ जा रहे थे, कुछ रख उठा रहे थे। रोजी पास ही खड़ी थी। आप ठहरी कहाँ हैं? ओह सॉरी। जहां भी ठहरना चाहें मेरा ड्राइवर आपको ले जाएगा। आप कार अपने साथ रख सकती हैं। ड्राइवर को फोन नंबर दे दीजिएगा। और हाँ, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन अब मैं इजाजत चाहूंगा। रोजी, तुम मैम के साथ रहना। उन्हें कोई तकलीफ ना हो। कल मुलाकात होगी मैम। रवि ने बड़ी सी अटैची पर नजर डालते हुए नैपकिन से हाथ पोंछा और उठ खड़े हुए। नैना ने बड़ी बेबसी से उन्हें जाते देखा। उसकी आंखों से आंसू गालों पर बह निकले। अपमान की शिद्दत ने उसके सारे बात तोड़ दिए। मैम। रोजी ने घबरा कर दरवाजा लॉक किया। आप अपने को संभालिए मैम। सर को रात की बातें याद नहीं रहती। आप विश्वास करें, अक्सर लोग सर की इस आदत से परेशान हैं, और हम ऑफिस वाले भी। प्लीज मैम, आप यूं ना रोएं। रोजी बौखलाई परेशान सी नैना के पास खड़ी दिलासा देती रही। मैं ठीक हूँ, नैना ने खुद को संभालते हुए कहा। सर एक अच्छे इंसान हैं, वरना मैं कब का काम छोड़ देती। मगर जब भी ऐसी कोई घटना घटती है तो अक्सर यह सवाल मैं अपने आप से करती हूँ, क्या सचमुच सर एक ईमानदार संवेदनशील व्यक्ति है या फिर मानसिक रोगी? नैना अपने आप को संभालने के लिए बाथरूम गई। जब जी भरकर रो चुकी तो मुंह धोकर बाहर निकली। रोजी से नजरें बचाते हुए उसने दीवार पर लगी तस्वीरें देखना शुरू कर दिया। इस ग्रुप फोटोग्राफ में कौन कौन है? एकाएक अपनी जगह से उठकर नैना बोली। उसको रोजी का अपनी जिंदगी में झांकना जाने क्यों बुरा लग रहा था। सर के स्टूडेंट्स की है यह लड़की? नैना ने गौर से देखा। यह सरला जी हैं। आप जब ऑफिस में दाखिल हुई तो निजाम साहब समझे कि सरला जी आई हैं। आप उनसे बहुत मिलती जुलती हैं, वह बता रहे थे। अब कहाँ है ये सरला जी? नैना का दिमाग जाग उठा। शादी के बाद पता नहीं कहाँ चली गई, मगर सुना है सर और सरला जी विवाह करना चाहते थे। मगर रोजी ने धीरे से कहा, सब कुछ कितना उलझ गया है। नैना ने भी धीरे से कहा, सर काम में ईमानदार हैं, इसलिए लगातार कठिनाइयों का सामना करते हैं। फिर भी उनको वह सब नहीं मिला जो वह चाहते हैं।
इसीलिए कभी कभी बहुत तल्ख हो जाते हैं। हो सके तो उन्हें माफ कर दें मैम। रोजी की आंखों में याचना थी। नैना वापस आकर सोफे पर बैठ गई। उसके साथ क्या घट गया यह रोजी नहीं जानती। वह ईंट गारा बेजान नक्शे और इंसान के अंदर की दुनिया का ढहना वह नहीं जानती। अभी वह बहुत छोटी है। रात की या शाम की फ्लाइट में बुकिंग मिल सकती है? कुछ सहज होकर नैना ने पूछा। श्योर मैम। सर तो आप रुकेंगी नहीं? नहीं, आज ही मेरा लौटना जरूरी है। नैना हल्के से मुस्कुराई। ओके मैम। रोजी के चेहरे पर राहत सी उभरी। सुबह नैना को लगा वह लंबी बीमारी के बाद उठी है। बाथरूम जाकर उसने ठंडे पानी से मुंह धोया। सर का दर्द अभी बाकी था। चाय पीते हुए उसकी नजरें नरेंद्र और बेटों की तस्वीर पर पड़ी। वे तीनों उसको अजनबी से लगे। इनसे कट कर वह पानी के जिस जहाज पर बैठी थी, उसने पता नहीं किस निर्जन द्वीप पर लाकर उसको पटका था। वह खाली नजरों से टकटकी बांधे फोन को देख रही थी। मन में आक्रोश बवंडर बन रहा था कि फोन को पटक दे या अपना सर दीवार में मार ले। नरेंद्र हफ्ते भर के लिए बाहर गया था। घर के नौकर मालकिन के यूं लौटने से मन ही मन खिन्न थे। दोपहर तक वे कमरे के आसपास चक्कर लगाते रहे कि नाश्ते खाने के लिए कुछ कहे। एक ने हिम्मत करके कमरे में झांका भी, मगर नैना को लेटा देखकर वह लौट गया। सभी परेशान थे कि न डॉक्टर आ रहा है न दवा, वरना मेम साहब जरा सी छींक भी सहन नहीं कर सकती थी। नैना सारी चीजों से बेखबर पीड़ा के समंदर में डूबती जा रही थी। शाम का धुंधलका कमरे में दाखिल हो चुका था। नैना को उठने की ना सुध थी ना ही बत्ती जलाने की। कुछ देर पहले नौकर आया था। चाय की प्याली वैसे ही मेज पर पड़ी थी। नैना के कानों में घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। ऐसी ही गूंज और सनसनाहट उसको तब महसूस हुई थी जब उसका बड़ा ऑपरेशन हुआ था। 2 माह आराम करने के बाद जब वह ऑफिस जाने के काबिल हुई तो लेडी डॉक्टर ने हिदायत दी थी कि डॉक्टर नरेंद्र, इसके बाद औरतें आहत और संवेदनशील हो जाती हैं। मूड में फर्क आता है। इसलिए आपको कुछ खास ध्यान अपनी श्रीमती का रखना होगा। इन्हें ज्यादा संभालने की जरूरत होगी। इसलिए गुस्से और निराशा के समय आप इनकी देख-रेख विशेष रूप से करें। वैसे तो आप सफल डॉक्टर हैं और सारी पेचीदगियां आपको मालूम ही हैं। आपसे ज्यादा मैं क्या कह सकती हूँ? मेम साहब, डॉक्टर को फोन कर दूं? अस्पताल से कोई आ जाएगा। नौकर बर्तन उठाते हुए बोला। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। नैना की डूबती सी आवाज उभरी। कमरे में रोशनी थी, लेकिन नैना के अंदर अंधेरा बढ़ता जा रहा था। तभी फोन की घंटी हमेशा की तरह ठीक 10 बजे घनघना उठी। बिना कुछ सोचे आदत के मुताबिक नैना का हाथ आगे बढ़ गया। क्या सो गई थी? नहीं। नैना का पूरा वजूद जल उठा। मुझे अगले हफ्ते इटली जाना है। इस बार तुम्हें साथ लेकर चलूंगा। अरसे से आराम करने की सोच रहा हूँ और इसी बहाने हम दोनों का हनीमून भी हो जाएगा। सुन रही हो ना तुम? शब्दों का ये कैसा सम्मोहन है जो नैना को फिर अपनी ओर खींच रहा है। फिर वही सब कुछ। घबराकर उसने फोन रख दिया। नहीं नहीं, अब यह सब कुछ फिर से दोहराना बेकार है। कितनी पीड़ा सही है, मगर इन शब्दों से दूर रहने का संताप जो वह सहेगी, उसका विकल्प क्या होगा? यदि हर सच अंत में झूठ साबित होकर रह जाता है, तो फिर वह इस झूठ को सच क्यों नहीं मान लेती है? आखिर वह भी तो यथार्थ का एक चेहरा ही है। तभी फोन की घंटी फिर बजी। तुम बहुत सुंदर नारी हो, मेरी तन्हा जिंदगी में एक दीप की तरह, जो कभी नहीं बुझ सकता। मेरी विश्वास की जमीन बहुत पुख्ता है, मेरा यकीन करो। नैना की कनपटी के पास पीड़ा का खिंचाव बढ़ा और रवि भूषण की जानलेवा आवाज के साथ नैना आहिस्ता आहिस्ता ताजमहल के आंगन में दाखिल हो गई। सारे प्रश्नों को पीछे छोड़कर संगमरमर की जालीदार खिड़की से वह यमुना की चांद की रोशनी में बहता देखती रही, जहां रेत की स्थिरता और जल का बहाव जाने कब से साथ साथ था। सुन रही हो ना? कुछ तो बोलो। कब चल रही हो? आ जाओ, मेरा विश्वास करो। नैना के दिमाग में रवि भूषण की पुख्ता जमीन गोल गोल घूमने लगी।
हाथ से टेलीफोन फिसल गया और नाक के नथुनों से तेज बहता खून उसके गले को तर करता कपड़े भिगोने लगा। नैना की सांसों का सरगम धीमा पड़ने लगा। फोन पर शब्द घनघनाते रहे, जैसे कहना चाह रहे हों, मेरा यकीन करो, मेरे विश्वास की जमीन बहुत पुख्ता है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। आ जाओ, मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। नैना कुछ तो बोलो। लेकिन नैना नैना तो मुमताज की कब्र में दाखिल हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।